नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 2 तो कर ही रहे हैं, साथ में इकाई 6 हमारा चल रहा है। भाग 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 उपन्यास अपने पढ़ लिए हैं। देवरानी जिठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त का है, साथ में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का पढ़ लिया है हमने। आज हम 2 उपन्यास फिर देखेंगे, प्रेमचंद जी का गोदान और अज्ञे का शेखर एक जीवनी। दोनों ही उपन्यास जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया हैं उपन्यास। अपने समय के जो गोदान है प्रेमचंद जी का, उसमें यथार्थवाद है, और जो अज्ञे शेखर एक जीवनी है वो स्वतंत्रता से संबंधित उपन्यास है। व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें। ये एक प्रकार से जीवनी है, परंतु ये उपन्यास के रूप में है, इसलिए इसका नाम शेखर एक जीवनी रखा गया है। इसका नायक शेखर है और गोदान में जो नायक है वो होरी है। तो इस प्रकार से हम पहले गोदान पढ़ते हैं प्रेमचंद जी का। जो जो इम्पोर्टेंट बातें, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, मैं सारी लेकर आई हूँ। जब आपको समझ हो जाती है, किसी उपन्यास के बारे में समझ विकसित हो जाती है, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जब पंक्तियों की बात आती है, यह पंक्ति किसने कही, अगर आपको नहीं भी पता वो पंक्ति किसने कही, तो एक प्रकार से आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उनके पात्र जो हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, वो किस प्रकार के पात्र हैं, उनकी क्या सोच है, ये हमें पता चल जाती है जब हम उपन्यास पढ़ते हैं या उसका सारांश भी पढ़ते हैं, तब भी हमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार से पंक्तियां अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं, तो उपन्यास पढ़ने से हमें काफी कुछ जो है पात्रों के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो पहले देखते हैं प्रेमचंद जी का गोदान। प्रेमचंद जी का जो गोदान है वो प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो है माना जाता है। वैसे इनका एक उपन्यास मंगलसूत्र और है, जो कि अपूर्ण माना जाता है। इस गोदान का जो प्रकाशन है वो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो आपको प्रकाशन वर्ष भी पता होना चाहिए उपन्यास का। इसमें भारतीय ग्राम समाज के बारे में बात की गई है और परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। जैसे जैसे दृश्य होते हैं ग्राम समाज में, ग्राम परिवेश में, गांव के परिवेश में चित्र होते हैं, जैसे उभरते हैं कि गांव में चूल्हे की बात हो रही है, तो उस प्रकार से पूरे पूरे चित्र जो हैं इसमें उभारे गए हैं प्रेमचंद जी के द्वारा। गोदान जो है ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। जैसा कि महाकाव्य होता है, उसी प्रकार से जो है एक ये उपन्यास लिखा गया है गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा। इसमें जो है प्रगतिवाद की बात की गई है, गांधीवाद की बात की गई है, और मार्क्सवाद यानी कि साम्यवाद, बराबरी की बात की गई है। पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। प्रगतिवाद आपको पता है कि जिस हमने प्रगतिवाद, हमने प्रयोगवाद पढ़ा है, नई कविता पढ़ी, तो जो प्रगतिवाद काव्य में होता है उसी प्रकार से वह गद्य में भी होता है। सामाजिक जीवन में भी प्रगतिवाद होता है। गांधीवाद है कि किसी भी प्रकार से अहिंसा का जो रूप होता है, कि चाहे शोषक वर्ग जो है कितना भी शोषण कर ले शोषित वर्ग का, लेकिन वो जो है अहिंसा का ही प्रयोग करेगा, हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा, यही गांधीवाद हमें कहता है। मार्क्सवाद साम्यवाद बराबरी की बात करता है कि शोषक वर्ग जो शोषण कर रहा है तो वो शोषण ना करके जो है उस शोषित वर्ग को पूरा बराबरी का जो है मौका मिले। तो मार्क्सवाद में यही बात है। सारी बातें जो है इस प्रकार से मिला जुला के इस जो है उपन्यास में कही गई हैं। अब इसके पात्र देख लेते हैं। जो नायक है इसका होरी है, इसका नायक धनिया है, गोबर राय साहब, मिस्टर खन्ना, मिस मेहता और मिस मालती, ये इनके उपन्यास के पात्र हैं। हमारे नाम आपको पता होने चाहिए, और बहुत छोटे छोटे पात्र इसमें हैं। जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं वो यही हैं, जिनके बारे में प्रश्न आते हैं। कथानक क्या है इसका? गोदान में समांतर रूप से चलने वाली 2 कथाएं हैं। एक तो गांव की कथा है, इसमें एक तो गांव की कथा है, ग्राम्य कथा, और दूसरी इसमें एक नगर की कथा है। लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता तथा संतुलन पाया जाता है। और जो कथा नायक है होरी, उसकी वेदना पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। जैसे जैसे हम ये उपन्यास पढ़ते हैं, होरी की दुख व्यथा जो है हमें पढ़ने को इसमें मिलती है, तो हमारा मन भी जो है उतनी ही संवेदना से भर जाता है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा जो है होरी को तोड़ देती है। जैसे कि आजकल संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार ही रह रहे हैं, तो उसका जब विघटन होता है तो उसकी पीड़ा भी होरी को तोड़ देती है। वो काफी दुखी हो जाता है। परंतु गोदान की इच्छा जो है, यानी कि वो गौदान करना चाहता है, यानी कि गाय का दान करना चाहता है, उसे एक गाय चाहिए, उसे जीवित रखती है, और वह ये इच्छा मन में लिए ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। यानी कि अंत समय तक उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है गोदान करने की। फिर गोदान जो है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। इसमें जो औपनिवेशिक शासन है, यानी कि उपनिवेशों की बात हो रही है। यहाँ पे जो सामंती व्यवस्था है, जो कर्ज लेने की व्यवस्था बनाई गई है, कि किसान जो है शुरू से ही पिसता चला आया है, वो हर प्रकार से जो है महाजनों से कर्ज लेता था, और कर्ज पे ब्याज हो के इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसको जिंदगी भर ही चुका नहीं पाता। तो इससे संबंधित जो भी शोषण की कथा है पूरी इस उपन्यास में हमारे सामने चित्रों के रूप में बिल्कुल उकेर दी गई है, ताकि हमें ऐसा लगता है
जैसे कि बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है, किसी गांव का दृश्य है जो हमारे सामने चल रहा है। आजीवन संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा जो है पूर्ण नहीं हो पाती कि वह एक गाय का दान कर सके, लेकिन उसकी ये जो आकांक्षा है पूर्ण कभी भी नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं। फिर इस रचना में जो है प्रेमचंद का गांधीवाद से जो है मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है कि गांधीवाद देखा जाए तो कुछ नहीं है, हर बात में हम अहिंसा को नहीं ला सकते, हर बात में शांति से कोई भी काम नहीं हो सकता। जब शोषण हो रहा होता है किसी व्यक्ति का तो उसे आवाज उठानी ही पड़ती है। तो गांधीवाद का यहाँ पे मोहभंग साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के जो पूर्व के उपन्यास रहे, पहले के उपन्यास है, वहां पर आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, यानी कि कुछ भी हो जाए हमें बहुत अच्छा इंसान बन के रहना है, हमें अहिंसा पर ही चलना है, हमें शांति दूत ही बनकर रहना है, वो आदर्शवाद कहलाता है। लेकिन अब बात हो रही है गोदान में आकर यथार्थवाद जो है नग्न रूप में परिलक्षित होता है, यानी कि सच्चाई पर अब हमें देखना है कि सच्चाई की बात क्या है, कि हाँ भाई हमें अब जो है आवाज उठानी ही पड़ेगी, अब बहुत हो चुका, बस अब मेरे बस की नहीं है इसे सहन करना। तो यथार्थवाद की बात है यहाँ पे। कई समालोचकों ने इसे जो है महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। तो ये हमने होरी की बात की, इसकी बात करी है, कथानक की बात। अब देखते हैं पात्र योजना इसकी क्या है, पात्रों के बारे में बात करते हैं। पहला जो पात्र है हमारा होरी, जो इस कथा का नायक है, उस उपन्यास का नायक है। गोदान का जो होरी है वो उदात्त मूल्यों का वाहक चरित्र है, यानी कि उसमें बहुत मूल्य हैं ऐसे जो अपने मन में ही वो रखता है और बहुत कोशिश करता है कि इन मूल्यों के ऊपर ही वो अपना जीवन को जीवित जिए और अपने उसी प्रकार से जो है लोगों के साथ में व्यवहार करे। गोदान का जो होरी है अपने यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द नजर आता है, कि जो यथार्थ में सच्चाई है उसके आसपास जो है उसका व्यवहार हमें नजर आता है। कुछ बातों में तो वह उदात्त मूल्यों से बिल्कुल परे दिखता है, जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि बांस की कटाई में से भाइयों से वो 5 रुपए की बेईमानी कर लेता है, गांव वालों के सामने अपनी पत्नी की पिटाई भी कर देता है। तो इससे हमें लगता है कि उसके अंदर कोई मूल्य ही नहीं है, वो उसका व्यवहार जो है बिल्कुल मूल्यों से परे है, लेकिन हमें उसमें उच्च नैतिक गुणों व मानवीय मूल्यों का समावेश भी मिलता है। होरी जो है ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था का एक अदना सा किसान है। उसमें एक तरफ तो परंपराओं के प्रति मोह है, तो दूसरी तरफ जो है सामंती समाज के मूल्यों के प्रति आस्था भी है, और वह लोक मांगलिक भाव से भी हमें युक्त नजर आता है। होरी की बात हम कर रहे हैं। होरी जो है किसानी व खेती की मर्यादा के भाव से युक्त है। उसे लगता है कि हजार कष्टों के बावजूद भी खेती में जो सुख मिलता है वह मजदूरी में कहा। तो जैसे कि परंपरा चलन चला आ रहा है कि हाँ भाई मैं किसान हूँ और मेरा बेटा भी किसान बनेगा, उसके बाद उसका बेटा भी किसान बनेगा, इसी तरीके से होरी भी ऐसा ही है। उसे किसानी का काम यानी और खेती का काम जो है वही बात जो काम है वही ज्यादा उसे अच्छे लगते हैं। उसे मजदूरी में वो मजा नहीं आता जो कि उसे खेती करने में आता है। होरी परिस्थितियों में समझौता करने में विश्वास रखता है कि कोई बात नहीं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपना जीवन तो हमें जीना ही है। उसे तो लगता है कि सामाजिक जीवन का आधार जो होता है वो बिरादरी ही होता है। धर्म व पुरोहिती व्यवस्था के प्रति भी वे बहुत ही आस्थावान है, और पुरोहित दाता दीन के द्वारा थोपे गए जबरन जो बेगार होता है उसको भी धर्म के रूप में देखता है। राय साहब का जो शोषण कर रहा है, राय साहब जो कर रहे हैं, और उनके मुखोटा धर्मी चरित्र को भी वे अपनी पारंपरिक आस्था के कारण ही समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि छोटे बड़े सभी भगवान के घर से बनकर आते हैं। सामंती शोषण को वह दायित्व से परे नहीं मानता है, और धनिया से भी कहता है एक बार कि जिसकी गर्दन दूसरों के पांव तले दबी हो तो तलवे सहलाने में ही भलाई है। इसका मतलब हर प्रकार से बेचारा हर बात में दबता ही चला आया है होरी। अब बात करते हैं गोबर। यह अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है, और ये जो गोबर है ये विद्रोही पीढ़ी का किसान है। जैसे कि होरी है जो विद्रोह नहीं करता, लेकिन यह विद्रोह करता है, ये विद्रोही पीढ़ी का किसान है। गांव व शहर दोनों स्तरों पर यह शोषणकर्ता को, जो भी इसका शोषण करता है उनको यह जवाब देने से पीछे नहीं हटता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? गोबर की बात कर रहे हैं, जो इसमें एक पात्र है। फिर गांव में महाजनों व कारकुनों से दो दो हाथ करने की स्थिति में दिखता है, तो शहर में हड़ताली मजदूरों के प्रतिनिधि की भूमिका में भी नजर आता है गोबर। यानी कि गांव में भी जो है महाजन जो है सामंती व्यवस्था है उससे मुकाबला कर रहा है, तो शहर में जब जाता है तो हड़ताल होती है मजदूरों की, तो वहां भी उनके प्रतिनिधि की यानी कि उनका हेड जो होता है यूनियन का, उसकी भूमिका में वो नजर आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही साहसी व्यक्ति दिखाया यहाँ पे। होरी जहाँ शोषण व दमन को समझ पाने में भी सक्षम नहीं है, वहीं गोबर जो है उसका मुखर विद्रोह करता है, विरोध करता है। तो दोनों का जो है एक दूसरे से विपरीत जो है दोनों का हमें उनकी प्रकृति नजर आती है। अब बात करते हैं धनिया की, जो कि पत्नी है होरी की। धनिया जो है सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था में नारी जाति की गरिमा से युक्त चरित्र है। जैसे कि कोई भी गरिमापूर्ण नारी होती है वैसी ही नारी जो है धनिया हमें दिखाई
दिखाई देती हैं। आर्थिक सामाजिक परेशानी व तंगहलियों में भी इसे कटु भाषणी बना दिया है, जो कि जब कोई परेशानी आती है तो सिर्फ जो है बुरा मुंह से उसके जो है कुछ गलत शब्द जो है जरूर निकलते हैं, कटु भाषणी है, यानी कि कई बार कड़वा बोल जाती है। धनिया होरी की तरह सामंती शोषण को मूक दर्शन बनकर सहन नहीं कर सकती है, जबकि होरी बहुत जो है सहन करता आया है, तो धनिया जो है उसकी बीवी जो है वो बोलने वाली हमें नजर आती है। इसमें धनिया के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद और हम बात कर सकते हैं कि कृषक परंपरा तथा गृहस्थ जीवन में नारी की भूमिका को धनिया जो है पूरी तरह से उजागर करती है। वह सिर्फ खेतों में होरी के साथ काम ही नहीं करती, बल्कि होरी की चिंता में आर्थिक सहभागी भी है जो है धनिया। वह सोचती है कि चाहे कितनी ही बार कतर ब्योत क्यों ना करे, यह लगान है कि बेबाकी होने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे हम कितना भी चुकाने की कोशिश करें कि लगान जो है ये चुक ही नहीं रहा है। मैं 36 साल में ही होरी के बाल खिचड़ी होते देखकर तथा होरी के यह कहते ही कि धनिया 60 की नौबत नहीं आएगी, उसके पहले ही चल देंगे, धनिया चिंतित हो जाती है। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि अपने स्नेह व पति सेवा से अपने पति होरी को अभयदान दे रही हैं। धनिया नारी की गरिमा व उसके मान से परिचित है, लेकिन पति के प्रति उसका स्नेह भी जो है बहुत ही अक्षुण्ण है। होरी से मार खाकर दोनों में लगभग 1 माह तक जो है बोलचाल बंद रहती है, परंतु होरी के बीमार पड़ते ही धनिया को ऐसा लगता है कि जब पति मर रहा है तो बैर का क्या अर्थार्थ में पिघल जाती है और होरी की सेवा में फिर से जुट जाती है। तो ऐसा व्यवहार दिखाया प्रेमचंद जी ने धनिया का। अब आते हैं राय साहब की तरफ आते हैं। राय साहब जो है वो ग्रामीण कथा और शहरी कथा के बीच में एक कड़ी है। सामंती प्रवृत्ति से सराबोर है, इनका शोषक मूलक चरित्र के परिचायक है। प्रेमचंद जी ने जो है भारतीय जमींदारी व्यवस्था और सामंती व्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप को उद्घाटित करने का प्रयास किया। औपनिवेशिक सत्ता के दौरान सामंत व्यवस्था पूर्णतः समाप्त नहीं हो गई थी, बल्कि पूंजीवादी साठ घाट के साथ अस्तित्व में थी। राय साहब जो है उन्होंने प्रेमचंद जी ने उस प्रसंग को भी उठाया है कि जहाँ सामंत शोषण की पारंपरिक क्रूरता मूलक पद्धति को छोड़कर शोषण के एक नवीन तरीके से जुड़ते हुए दिखे हैं। यह नव सामंती परिवर्तन जो है किसानों या असमियों के लिए कोई रियायत लेकर नहीं आता। और राय साहब की मान्यता है कि सिंह का काम जो होता है वो शिकार करना होता है। यदि वह गरजने और गुर्राने का रास्ता छोड़कर मीठी बोली सीख ले तो उसे बैठे बिठाए उसे मनचाहा शिकार मिल जाएगा। राय साहब का चरित्र जो है कुछ इसी प्रकार का चरित्र हमें नजर आता है। पुत्र पुत्री की शादी हो या किसानों से लगान वसूली, वह अपनी सामंती प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाते। तो पूरे जो है सामंत के हिसाब के हैं राय साहब, जो कि हर प्रकार से किसी से भी फायदा उठाने को हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। फिर आते हैं मिस्टर खन्ना के चरित्र चित्रण की बात करते हैं। इनकी पत्नी जो है वो गोविंदी है। मिस्टर खन्ना जो है व्यवसायवादी शुद्ध मुनाफा को प्रमुख मानते हैं। उनके लिए मजदूरों का हित जो है वो नगण्य था। और उनका कहना है कि यदि सरकार ने चुंगी को बढ़ाकर 5 का नुकसान किया तो मजदूरों को वेतन घटाने के कारण 10 का मुनाफा भी हुआ। अपने चीनी मिल में मजदूरों की हड़ताल उनके लिए अप्रिय है। हड़ताली मजदूरों की मांग को मानने की जगह इन पुराने मजदूरों की जगह नए मजदूरों को आधे वेतन पे रखना उनके विशुद्ध व्यवसायवादी चरित्र का चित्रण है। और ये शहरी एक जो है पात्र है इसमें, जहाँ पे इनकी मिल में जो है हड़ताल होती है, तब ये सोचते हैं कि पुराने जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको हटाकर नए रख लेते हैं, जिनको हम आधी तनख्वाह देकर अपना काम करवा सकते हैं। तो प्रेमचंद जी ने मिस्टर खन्ना के चरित्र में अंतर विरोध मूलक तंतुओं को रखकर तत्कालीन भारतीय व्यवसायियों के मुखौटा धर्मी चरित्र जो होता है, जो डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, जिनके 2 रूप हमें नजर आते हैं, बाहर को कुछ दिखाते हैं अंदर उनका कुछ होता है, उस चरित्र को उन्होंने उद्घाटित किया है। मुखौटा धर्मी चरित्र की बात की है। एक तरफ खद्दर पहनते हैं वो, तो दूसरी तरफ फ्रांस की शराब पीते हैं, यानी कि एक तरफ भारतीयता का नाटक करते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेज बनकर यानी कि बाहर का व्यक्ति बनकर भी अपने आप को दिखाते हैं। मिस्टर खन्ना की जो जेल यात्रा है महज एक स्वांग है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने के कारण दिखाना तो ये चाहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन से जो है भारतीय व्यवसायियों को जुड़ना राष्ट्रीयता से कहीं अधिक निजी लाभ परकता को दर्शाता है। उनकी जो जेल यात्रा है जो है बिल्कुल एक स्वांगी है। विदेशी वस्तुओं के आगे पिकेटिंग यानी घेराबंदी बहिष्कार करना तथा स्वदेशी आंदोलनकारियों के साथ हो लेने की भूमिका निजी व्यवसायियों के प्रसार को भी दर्शाती है, यानी कि आंदोलनकारियों को साथ तो दे रहे हैं, साथ में ये एक प्रसार करने का तरीका भी है। तो इस प्रकार से इनका जो है 2 रूप नजर आते हैं। मुखौटा धर्मी चरित्र है मिस्टर खन्ना का। उसके बाद आते हैं मिस्टर मेहता व मिस मालती। पहले मिस्टर मेहता की बात करते हैं। शहरी कथा के ये मुख्य पात्र हैं। भी मिस्टर मेहता का चरित्र जो है पूरी तरह से अंतर विरोध मूलक है, यानी कि विरोधाभास जो होता है इनके हमें नजर आता है इनके व्यवहार में।
पुरुष व स्त्री के लिए उनकी सोच जो है अलग अलग है। एक तरफ इन पर युगीन सामंती मानसिकता का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ आधुनिक स्वतंत्रतावाद का, यानी कि सामंती दिमाग भी है इनका, साथ में स्वतंत्रतावाद भी चाहते हैं। ये स्वयं के लिए स्वतंत्र योग की कामना करते हैं ये, और परंतु अपनी आदर्श नारी पत्नी जो है वो आदर्श नारी होनी चाहिए। उनका मतलब अपने लिए तो जो है व्यवहार जो है अलग है इनका, और अपनी पत्नी के लिए जो है वो इनका व्यवहार जो है अलग है। मतलब अपने लिए स्वतंत्र भोग काम में है, लेकिन नारी के लिए मध्ययुगीन नारी के आदर्शों से युक्त नारी की कामना जो है अपने लिए विवाह को जीवन व आत्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन नारी को सेवा त्याग व समर्पण से युक्त देखना चाहते हैं। प्रेम के स्तर पर भी उनकी सोच नारी व पुरुष के लिए अलग थलग है। पुरुषों के लिए आध्यात्मिक प्रेम को लेकर उनमें अविश्वास है कि पुरुषों के लिए आध्यात्मिक प्रेम नाम के, यानी कि मानसिक प्रेम जो है, दिल से प्रेम जो होता है, आत्मा से प्रेम, वो कुछ भी नहीं है। बलिदान देने, और उनका मानना है कि पुरुष का आध्यात्मिक प्रेम तो किसी नारी के लिए बलिदान देने को प्रेरित करता है, जो मेरी समझ के परे है। जबकि नारी के प्रेम को लेकर उनकी मान्यता क्या है कि मेरी जेहन में और औरत जो है वो त्याग और वफा की प्रतिमूर्ति है, जो अपनी कुर्बानी तथा बलिदानी से पति को की होकर रहती है, देह उसकी रहती है, आत्मा पति की हो जाती है। यानी कि कह रहा है कि आदमी जो है वो किसी प्रकार का बलिदान ना करे, परंतु औरत का जो है ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति के लिए संपूर्ण रूप से न्योछावर हो जाए। तो ऐसा इनका चरित्र है। अपने लिए तो कुछ और है और अपनी बीवी के लिए कुछ और नियम कानून है इनके लिए, मिस्टर मेहता के। उसके बाद मिस मालती की बात करते हैं। मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली चरित्र है। ये बाहर से पढ़कर आई है डॉक्टरी, लेकिन इनका डॉक्टर वाला व्यवहार कम है, और ये जो है ऐसी नारी है जो पुरुष वर्ग को अपने इशारे पर नचाते दिखती हैं। पेशे से डॉक्टर है, परंतु पुरुषों से आर्थिक लाभ लेना और स्वच्छंद प्रकृति वाली है। ये मिस मालती जो है पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित तो करती ही। आलोचकों ने माना है कि उपभोक्तावादी पश्चिमी समाज में सभी वस्तुओं का एक बाजार भाव है, वहाँ नारी के अंग प्रत्यंगों की भी एक निश्चित कीमत है। मिस मालती जो है सरीखी महिलाओं ने, जिनकी ऐसी जो महिलाएं होती हैं, इस उपभोक्तावादी समाज में अपने रूप और सौंदर्य को धनार्जन के लिए उपकरण की तरह प्रयोग करती हैं। और ये पेशे से डॉक्टर हैं, परंतु कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण इन्होंने अपनी स्वच्छंद प्रकृति को बनाए रखा हुआ है, जो अपनी क्लिनिक में आई गरीब महिलाओं से घंटों बात नहीं करती, लेकिन अगर कोई अमीर महिला आ जाए तो उसे ये उसकी कार तक भी छोड़ने जाती है। तो इनका भी दोहरा चरित्र हमें नजर आता है। गरीबों के लिए कुछ और है और अमीर व्यक्तियों के लिए कुछ और है, जिनसे ये पैसा ऐंठने में लगी रहती है। तो ऐसा इनका व्यवहार है मिस मालती का। फिर आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका उपन्यास का। प्रेमचंद जी का जो गोदान है वो भारतीय समाज में ग्रामीण व्यवस्था के शहरी विस्थापन की तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से ग्रामीण व्यवस्था में शहरीपन आ रहा है। चरित्रों की प्रकृति के अनुकूल जीवंत भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। ग्रामीण व शहरी कथा के माध्यम से तत्कालीन औपनिवेशिक पूंजीवादी सामंती व महाजनी शोषण की तस्वीर पेश करें। सामंत और जो पूंजीवादी लोग होते हैं, महाजन होते हैं, जो गांव में किस प्रकार से किसानों का शोषण करते हैं, ये सारी बातें जो है इनके उपन्यास में हमें नजर आती हैं। गोदान जो है प्रेमचंद के यथार्थवाद को समेटने वाला उपन्यास है। यथार्थवाद नजर आता है हमें इसमें, और इसमें है सूदखोरी की समस्या हमें नजर आती है। तो किस प्रकार से जो है किसानों को कर्ज दिया जाता है और उस प्रकार से उन पर जो है ब्याज जो चढ़ता चला जाता है। और इस तथ्य को उद्घाटित किया प्रेमचंद जी ने कि किसान जो है शौक पूर्ति या विलास के लिए ऋण कभी नहीं लेते, बल्कि कृषि के उपकरण, हल बैल, बीज आदि के लिए पुराने ऋण को चुकाने के लिए नए सिरे से फिर से जो है ऋण ले लेते हैं। और गोदान में इस बात का उद्घाटन एक जगह कुछ इस प्रकार होता है कि जमींदार तो एक है मगर महाजन तीन तीन है। होरी ने दुलारी सहुआन से 30 रुपए लिए, 5 वर्ष में वह राशि 100 रुपए तक पहुंच गई। मगरू शाह से लिया गया 50 रुपए का कर्ज जो है 10 वर्षों में सूद समेत बढ़कर 300 रुपए पहुंच गया, और दाता दिन के 30 रुपए भी 200 रुपए में तब्दील हो गए। तो इस प्रकार से ऋण पे ऋण आया जा रहा है, और वो उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते वो ऋण जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सूदखोरी की समस्या का जो है चित्रण इसमें किया गया है उपन्यास में। फिर जमींदारी शोषण का कृषकों का पर प्रभाव जो है, औपनिवेशिक शोषण है, जो महाजनी शोषण है, जमींदारी शोषण है, उसकी साठगांठ से कृषकों की जो दुर्दशा हुई है उसका व्यापक चित्र खींचते हुए प्रेमचंद ने गोदान में कुछ ऐसे पहलुओं को उद्घाटित किया जिसे तत्कालीन ग्रामीण व कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा उठी थी। जिस प्रकार आरसी दत्त ने किसानों के वस्त्राभाव व अन्न भाव का जिक्र किया है, कुछ वैसी ही चर्चा हमें जो है गोदान में भी मिलती है। होरी व उसके परिवार के वस्त्राभाव, यानी कि उनके पास कपड़ों का भी अभाव रहा है, उसको उजागर करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं, लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व धनिया ने होरी के लिए जिद करके जो मिर्ज यानी कि कमीज बनवाई थी वह अब तार तार हो रही है।
होरी की पगड़ी भी तार तार हो चुकी थी। धनिया की साड़ी में कई कई पैबंद लगे थे, यानी कि पैचेस लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी, जिससे उसके बाल झांक रहे थे। रूपा की भी धोती में झालरें लटक रही थी। इस प्रकार से कपड़ों का भी अभाव है। किसके कारण है? जमींदारी शोषण के कारण है। फिर कृषक जीवन व धार्मिक मान्यता का चित्रण भी किया गया है इसमें उपन्यास में। प्रेमचंद जी ने जो है कृषक जीवन व धार्मिक मान्यता के बीच जो है ताने बाने को भी चित्रित करना चाहा है। होरी जो है एक पारंपरिक पीढ़ी का किसान है। वह पारंपरिक मूल्यों में आस्था रखता है। जीवन की यंत्रणा व शोषण से बेहाल तो दिखता ही है, लेकिन वह इन मूल्यों का मुखर विरोध नहीं करता है। तो कृषक जीवन की जितनी धार्मिक मान्यता है उन सब का जो है चित्रण इसमें किया गया है। महाकाव्यात्मक गरिमा से युक्त है ये उपन्यास। गोदान एक उपन्यास जरूर है, परंतु अपनी बनावट को लेकर हमें यह महाकाव्य के तुल्य जो है नजर आता है। महाकाव्य एक महाकाव्य जो होता है सामंती समाज की विधा है, जबकि उपन्यास का जन्म जो है मरते हुए सामंतवाद के गर्भ से हुआ है। उपन्यास पूंजीवादी समाज में विकसित विधा का नाम है। महाकाव्य जहाँ पद्यात्मक शैली की विधा है, वही उपन्यास जो है गद्यात्मक शैली की विधा है। दोनों में जो है हम एक तरह से समानताएं देख रहे हैं। उपन्यास और महाकाव्य के बीच में भी हमें समानता देखने को मिलती है। किस प्रकार से ये महाकाव्य है? दोनों में एक विस्तृत कथा फलक होता है। दोनों का नायक उदात्त मूल्यों से युक्त होता है, जैसे कि इसमें होरी है। दोनों में वर्गीय चरित्रों की योजना रहती है। दोनों का उद्देश्य उदात्त मूलक होता है। दोनों में तत्कालीन परिस्थितियों, सामाजिक राजनीतिक संदर्भों की चर्चा मिलती है। दोनों की भाषा एक समग्र तथा समृद्ध भाषा होती है। तो इस प्रकार से जो गोदान है उपन्यास वो हमें महाकाव्य की गरिमा से युक्त ही मिलता है। फिर इसमें समकालीन समाज की समस्या, जो उस समय समस्याएं चल रही थी, उसी जो है हमें इसमें नजर आती है। गोदान एक उपन्यास है, नाटक नहीं है, फिर भी इसमें हमें एक नाट्य परिवेश व्याप्त है। नाटकों की तरह इसमें कथा वस्तु है, नाट्य दृश्य है, नाटक संघर्ष है, जिसमें जैसे योजनाओं की संभावना भी हमें इसमें दिखाई पड़ती है। और इसमें वो सारी बातें कही गई है जो कि उस समय की उस समाज की समस्या हमें नजर आती है। फिर इसमें अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का भी चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। गोदान जो है कृषकों की अंधविश्वासी जो प्रवृत्तियां हैं उसको भी अपरोक्ष तरीके से उद्घाटित करता है। प्रेमचंद ने कृषक जो अशिक्षित होते हैं और उनकी अदूरदर्शिता पर व्यापक चर्चा नहीं की है, परंतु लेकिन इस त्रासदी के मूल में अशिक्षा का विशेष योग उनका रहा है। और महाजनों से कर्ज लेना अथवा लगान भरते समय किसान जो है वो रसीद की मांग भी नहीं करते, तो उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार से इनकी बहुत सारी अंधविश्वासी प्रवृत्तियां हैं जिसका खामियाजा जो है किसान भुगतते आ रहे हैं और इसी के कारण जो है वो बहुत ही दुख उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से गोदान जो है बहुत सारी समस्याओं से हमें युक्त नजर आता है कि किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में शहरीकरण हो रहा है और शहरों में भी किस प्रकार की समस्याएं चलती हैं। किस प्रकार जो इसके पात्र हैं उपन्यास के वो अपने आपस में एक दूसरे से या अपने जीवन से जूझते हमें नजर आते हैं। तो इस प्रकार से एक गोदान उपन्यास था। तो आगे हम देखते हैं। दूसरा उपन्यास है हमारा शेखर एक जीवनी अज्ञे। इसमें जो है हमारा पात्र है वो हमारा शेखर है और उसकी एक प्रकार से जीवनी है, परंतु ये उपन्यास के रूप में हमें नजर आती है। और इसमें जो है अज्ञेय मनोविश्लेषणात्मक जो है उपन्यास है ये उनका, और इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग जो है उसका प्रकाशन 1941 में हुआ है और दूसरे भाग का प्रकाशन जो है 1944 में हुआ है। इसमें जो है अज्ञेय ने बालमन पर पड़ने वाले जो है काम का प्रभाव, अहम का प्रभाव और भय का प्रभाव उसके बारे में बात की है और उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया, यानी कि मानसिक पूरा जो है इसमें द्वंद्व की बात है। इसमें सारी जो है मानसिक जो हमारी तीन प्रकार की जो कमियां कह सकते हैं, काम है, अहम है और भय है, उसकी बात जो है इस उपन्यास में की गई है। इसमें स्वतंत्रता का संबंध जो है बंधनों से मुक्ति मात्र से नहीं। इसमें जो शेखर है वो सिर्फ स्वतंत्रता को ये नहीं मानता कि हमें जो है बंधनों से मुक्ति मिल जाए, वो मानता है कि स्वतंत्रता जो है वो एक मूल्य है जो व्यक्तित्व को अर्थ देती है, यानी कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वो बात करता है, या ये नहीं कि सिर्फ हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाए। शेखर की खोज जो है उसकी आधुनिक दृष्टि के कारण एक मुकम्मल स्वातंत्र की खोज है और इस स्वातंत्र्य की खोज जो है यही इसका जो है हम कह सकते हैं पूरा सार है इस उपन्यास का। शेखर जो है रूढ़ नैतिकता का घोर विरोधी है। इसमें आप इसका व्यवहार समझ रहे हैं शेखर कैसा इंसान है। शशि और शेखर का संबंध भी इस रूढ़िबद्धता के विरुद्ध स्वातंत्र्य की खोज है। शशि जो है उसकी मौसेरी बहन लगती है शेखर की, परंतु उन दोनों में संबंध जो है ना तो एक भाई बहन का कह सकते हैं ना पति पत्नी का कह सकते हैं, उनका एक अनोखा संबंध ही इसमें दिखाया गया है। शेखर जो है प्रतिलिपि होने का विरोधी है। वो कहता है किसी की प्रतिलिपि नहीं होना है, हमें वो होना है जो हम खुद हैं, स्वयं है, यानी कि दिखावा नहीं चाहता है शेखर बिल्कुल भी। वह मौलिकता का अन्वेषी है, मौलिकता की बात करता है। शेखर जो है समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर भी अपने व्यक्तित्व का गला घोटने
को तैयार नहीं है कि चाहे समाज में कितने भी नियम कानून क्यों ना हो, लेकिन मेरा जो व्यक्तित्व है वो वैसा ही रहेगा जैसा मैं हूँ। शेखर समाज के अंधविश्वासों के तले जो है अपने व्यक्तित्व की तिलांजलि नहीं देना चाहता। वह चाहे कितने अंधविश्वास हो, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं जो स्वयं हूँ वो मैं की बात करता है। शेखर वही करता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है, जो उसका दिल करता है वो वही करता है। ऐसा इसका शेखर का व्यवहार इसमें दिखाया है। वस्तुतः स्वतंत्रता की खोज जो है शेखर एक जीवनी का केंद्रीय लक्ष्य है, और इसे मूर्त करने वाली कई घटनाएं जो है इस उपन्यास में चित्रित की गई है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें हमें नजर आता है कि इस जो ये उपन्यास है, इसका जो मेन लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो स्वतंत्रता की खोज है। शेखर का जो व्यक्तित्व है वो फ्राइड का जो मनोविज्ञान है उसके आलोक में 3 मूल प्रवृत्तियां हैं, जो अहम है, काम है और भय है। इसके आधार पर जो है गढ़ा गया है उसका जो व्यवहार है शेखर का, वो इन 3 जो प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां, उसके आसपास जो हमें घूमता नजर आता है। शेखर का जो अहम भाव अगर हम देखें तो मैं जो है, मैं की बात करता है उसके पूरे व्यक्तित्व चेतना के केंद्र में। मैं कुछ हूँ, कि मैं हाँ कुछ हूँ इस संसार में, उसका स्थायी भाव है। फिर बात करते हैं उसकी काम भावना की, कि शेखर में काम भावना भी मानसिक अनुभूति के रूप में दिखाई देती है। जैसे बहन को गाते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागा, कितनी अच्छी लगती हो तुम। ये किसके बारे में बात कर रहा है? शशि के बारे में बात कर रहा है। शेखर में भय भी प्रबल रूप से विद्यमान है। तीसरी बात है भय की। अजायब घर के चर्म व्याघ्र, यानी कि जब वो चमड़ा देखता है उसे डरकर भागता है, और स्वप्न में चीखना उसे डरकर भय की प्रवृत्ति का द्योतक है। तो तीनों भावना हमें उसमें नजर आ रही है। अहम भी नजर आता है, काम भावना भी नजर आती है, साथ में भय भी नजर आता है, डर नजर आता है। फिर कुल मिलाकर देखें तो शेखर की स्वातंत्र्य की खोज जो है संपूर्ण नीति की खोज है। वह सभी प्रकार की अपनी स्वातंत्र्य आकांक्षा को एक उपलब्धि से जोड़ना चाहता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शेखर एक जीवनी की केंद्रीय चेतना स्वातंत्र्य की खोज है, यानी कि अपनी स्वतंत्रता की खोज कर रहा है शेखर। शेखर एक जीवनी के केंद्र में शेखर का व्यक्तित्व है, जो आत्मान्वेषण की प्रतिक्रिया से गुजरते हुए जीवन का अर्थ ढूंढ रहा है, यानी कि अपने आप को अंदर तक छानबीन कर रहा है। वो मानसिक मानसिक अपना उत्पीड़न स्वयं कर रहा है, और इस क्रम में वह अपने अतीत की स्मृति यात्रा भी करता रहता है। वापस जो है फ्लैशबैक में लौट जाता है, कि अपने उसकी घटनाएं जो उसे सारी याद आती हैं, शशि के साथ के उसके दिन याद आते हैं। इस प्रकार से हो रहा है उसके साथ, शेखर के साथ। शेखर एक जीवनी के केंद्र में शेखर का विद्रोह जो है उपस्थित है। विद्रोह नजर आता है हमें। उसकी विद्रोह की प्रेरणा जो है उसके युग यथार्थ में निहित नहीं है, उसके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में निहित है। वह कहता है, इसकी पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मैं कहता हूँ, ओ विद्रोहियों, आओ पहले इसी दंभ को काटो, जानो समझो घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था से नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एतादृशत्व मात्र है के विरोधी, यानी कि इसके बहिष्कार के ही विरोधी हैं हम स्वयं ही। जानो समझो घोषित करो कि हम इस दुर्व्यवस्था से नहीं जो है पन पे, बल्कि हम इस ऐसे पन के ही बहिष्कार मात्र के ही विरोधी हैं। तो वो स्वयं विद्रोह है, और विद्रोहियों को ही बुलाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहा है कि आओ इस दम्भ को काटो। तो शेखर की पंक्तियां हैं इसमें काफी इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में आ जाती हैं तो इसका जो बोलने वाला है वो शेखर है। फिर शेखर एक जीवनी में जो है शेखर और शशि का संबंध जो है हमें अखंड विश्वास में बंधा हुआ ऐसा स्त्री पुरुष का संबंध है, जो पूर्व प्रदत्त सामाजिक ढांचे और परंपरागत नैतिक विधान को अतिक्रमित करता है। यानी कि जो परंपराओं के अनुसार संबंध होता है स्त्री पुरुष का समाज में, उसके हिसाब से नहीं है उनका ये संबंध, क्योंकि वो उसकी जो है शशि शेखर की मौसेरी बहन है, परंतु दोनों की पारस्परिक अनुभूति और व्यवहारिक संबंध को अतिक्रमित करता है। जो दोनों जो है समाज से ऊपर रहकर जो है इनका संबंध है। वस्तुतः शेखर और शशि के संबंध को नाम के दायरे में नहीं रखा जा सकता। इस संबंध के मूल में स्वातंत्र्य चेतना है। इसी कारण शशि जो है ससुराल में प्रताड़ित होकर शेखर के साथ रहने का निश्चय करती है। तो इस प्रकार से यह जो है उपन्यास जो है हमें दिखाता है कि जो है शेखर और शशि का संबंध जो है वो ना तो पति पत्नी का संबंध है, ना भाई बहन का संबंध है, परंतु उनका एक संबंध अलग से है। और जब शशि को अपने ससुराल में प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, तो उसके बाद वो शेखर के साथ रहने का निश्चय करती है, और दोनों ही सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हमें नजर आते हैं। क्योंकि अंत में लक्ष्य ही क्या है इस उपन्यास का? स्वातंत्र्य की खोज। तो स्वातंत्र्य की खोज यानी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं। इसमें शेखर जो कर रहा है अपनी स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। तो यही जो है इस उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि गोदान का जो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, उसमें यथार्थवाद दिखाया गया। नग्न यथार्थवाद की बात हम कर सकते हैं, बल्कि
और इसमें जो है शेखर एक जीवनी का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये है कि स्वातंत्र्य की खोज। तो इस प्रकार से अगर आपको पात्र समझ में आए हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है इसमें कोई पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए और अगर आपको उपन्यास के बारे में कोई और नई जानकारी प्राप्त होती है तो मुझे भी बताने की कृपा करें। इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।